हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इन दिस लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स एग्जामिनेशन जून 2016 का क्वेश्चन पेपर। ऑलरेडी लास्ट 2 लेक्चर्स में बेटा हम 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। इन दिस लेक्चर हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन दिस लेक्चर बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है। चलिए बेटा, now next question is series का question number 1. When a non-domestic company is a member in an association of person and its share of profit is indeterminate, the tax on total income of AOP is charged at. अगर इंडिविजुअल एओपी के मेंबर है और उनका शेयर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता बेटा, तो एओपी की इनकम मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर चार्जेबल होगी। ठीक है, मगर जब कंपनी की केस बात करते हैं, कंपनी के केस में हमारे पास लगेगा रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी। तो अगर एक कंपनी एओपी की मेंबर है और उसका शेयर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इन दैट केस हमारा आंसर है रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी। एओपी की पूरी इनकम, एओपी की टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम ऑफ एओपी इज टैक्सेबल एट मैक्स रेट एप्लीकेबल टू कंपनी, मतलब 30%। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कैन बी क्लेम फॉर फिक्स डिपॉजिट मेड इन एनी शेड्यूल्ड बैंक इफ मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है बेटा। सबको पता है क्या आंसर है इसका? 5 years, 5 साल हमारा यहां पर आंसर है। सो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जामिनर ने अननेसेसरी उलझाने की कोशिश की है। रिटर्न सबमिट करने की 3 ड्यू डेट्स हमारे पास होती हैं। ये ड्यू डेट पर बेस से क्वेश्चन, रिटर्न सबमिट करने की एक होती है हमारे पास 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, देन 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, और बेटा थर्ड हमारे पास होती है 30 नवंबर। 30 नवंबर का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है स्पेसिफिकली ऐसे व्यक्ति पर जिसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर एप्लीकेबल है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई दैट ही इज रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट और ही है लाइक उसकी जो अकाउंट है कंपनी के ट्रांसफर प्राइसिंग वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किए गए हैं, टीपी ऑफिसर को। सो बड़ा सिंपल है, जील लिमिटेड मतलब कंपनी, और कंपनी के लिए बाय डिफॉल्ट रिटर्न सबमिट करने की डेट होती है 30 सितंबर। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है यहां पर जो एक्स्ट्रा दी गई है। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी 2016। नाउ दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है कि कितना इंटरेस्ट आपका डिडक्शन मिलेगा। The construction of the house was completed on 31st January 2016. The owner of house took a loan of 20 lakh rupees at 6% per annum on 1st May 2015. In case the deduction allowable to for the previous year 15-16 towards interest on borrowing is. बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। हमारा जो लोन है, ये लोन लिया गया है 1/5/2015 पर। ठीक है, 1/5/2015 पर लोन लिया गया है, और जो मकान की कंस्ट्रक्शन है बेटा, ये भी जो कंस्ट्रक्शन पूरी हो रही है ये हमारी सेम प्रीवियस ईयर में खत्म हो रही है, दैट इज ऑन 31 जनवरी 2016। अब ये जो दोनों ही डेट्स हैं हमारी फॉल करती हैं प्रीवियस ईयर 2015-16 में। सो PY 2015-16 मतलब 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। ठीक है, 31 मार्च 2016। अगर सेम प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है, सेम प्रीवियस ईयर मतलब जिस प्रीवियस ईयर में लोन लिया गया, अगर सेम प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है, इन दिस सिचुएशन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता। तो पहली बात बेटा, इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ठीक है जी, इंटरेस्ट। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 0 है। जब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है तो उसे 5 से डिवाइड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान से देखिएगा,
बेटा हमारे पास अब करंट ईयर, सो अगर सेम ईयर में हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी होती है, सो देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन। मगर यहां इंपॉर्टेंट चीज है दैट जो हाउसिंग लोन लिया गया और कंस्ट्रक्शन पूरी हो रही है, ये हमारे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 15-16 में हो रही है, जो हमारे क्वेश्चन का पार्ट है बेटा। तो इसका मतलब इन दिस क्वेश्चन हमें केवल करंट ईयर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। करंट ईयर इंटरेस्ट पूरा जितना करंट ईयर में हमें लोन पर इंटरेस्ट पे करना है, पूरा हो करंट ईयर इंटरेस्ट में कवर होगा। सो यहां पर इस पीरियड का इंटरेस्ट यहां से लेकर और यहां नहीं रुकेगा 31 मार्च 2016 तक, ठीक है, क्योंकि लोन की रीपेमेंट के बारे में नहीं कहा गया, तो 31 मार्च 2016 को लोन आउटस्टैंडिंग है। इन दिस केस ये पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है, ये बेटा इंटरेस्ट कवर होगा करंट ईयर इंटरेस्ट की कैटेगरी में, करंट ईयर इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट को प्री कंस्ट्रक्शन करंट ईयर मानते हैं, करंट ईयर इंटरेस्ट। अब बड़ा सिंपल है, हाउ मेनी मंथ्स, 11 मंथ्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, लोन कितना है 20 लाख रुपए। सो बेटा 20 लाख रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 11 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट निकालना है। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई यहां पर, चलिए एक बार देख लेते हैं इसे। हाँ जी बेटा, सो 20 लाख रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 11 मंथ्स, ठीक है, हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल आएगा 1,10,000 रुपया, और क्योंकि इस क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 0 है, तो करंट ईयर का इंटरेस्ट पूरा 1,10,000, प्री कंस्ट्रक्शन निल है। याद रखिएगा करंट ईयर इंटरेस्ट को 5 से डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम में मिस्टेक की थी, बेटा ध्यान रखिएगा, इफ ईयर ऑफ लोन और ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम है, देन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हमेशा 0 होता है। तो यहां पर ऐसी होगी। दूसरी सिचुएशन, अगर आपके रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में लोन लिया गया और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है, इन दिस केस पूरा का पूरा इंटरेस्ट करेंट इंटरेस्ट माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहां पर आंसर है 1,10,000 रुपया। नेक्स्ट चले, Under the head profit and gains of business or profession, the method of accounting that should be followed by an SSE। बेटा सैलरी में मेथड फॉलो नहीं कर सकते, हमारे पास सैलरी ड्यू और पेड बेसिस पर टैक्सेबल होती है। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में भी एनुअल वैल्यू टैक्सेबल हमारे पास होती है प्रीवियस ईयर की। कैपिटल गेन में एक्रूअल बेसिस पर हमारा कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। 3 केसेस में हमारा कैपिटल गेन रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल हो सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड पीजीवीपी, दो ये हेड हैं जहां पर टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है, चाहे तो वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर सकता है या कैश सिस्टम फॉलो कर सकता है। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जहां पर पीजीबीपी की अगर बात करते हैं, एसएससी हैज ऑप्शन टू चूज बिटवीन मर्केंटाइल सिस्टम और कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन आसान है, बच्चों ने इसे अपने आप मुश्किल बना दिया था। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा बेटा। मधु लिमिटेड ओन्स मशीनरी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ विच ऑन 1 अप्रैल 2015 इज 30 lakhs। हमारे पास 1/4/15 पर ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक, ओपनिंग WDV बेटा ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट हमारे पास थी 30 लाख रुपया। ड्यू टू फायर एंटायर एसेट इन द ब्लॉक वर डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरर पेड 25 लाख रुपीज। जब हम WDV कैलकुलेट करते हैं क्लास में हम साफ साफ पढ़ते हैं बेटा, अगर एसेट सेल की गई है तो उससे मिलने वाला पैसा, और अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आप ब्लॉक की वैल्यू में से माइनस कर देंगे, माइनस इंश्योरेंस क्लेम, 25 लाख। अब ये जो क्लोजिंग WDV हमारे पास है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये कितनी आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्लोजिंग WDV को 5 लाख ले लिया। बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू फायर एंटायर एसेट्स, मतलब ब्लॉक की जितनी भी एसेट्स थी वो हमारी जल गई। जब एसेट सारी की सारी जल गई, इसका मतलब ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट, ब्लॉक खत्म हो गया। और बेटा अगर ब्लॉक खत्म हो गया है तो याद रखिएगा क्लोजिंग WDV क्या होगी, निल होगी। और अगर क्लोजिंग WDV निल है तो यहां पर जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो भी कितना होगा, निल होगा। यहां पर देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप अगर कैलकुलेट करने जाएं
तो आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकाला जा सकता है, ठीक है। अगेन सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन चैप्टर, तो उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं अभी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था डेप्रिसिएशन। The eligible depreciation in respect of this machinery is nil. Why? Because बेटा जब ब्लॉक खत्म हो जाता है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो ये कि क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था, एग्जाम ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और बच्चे इस क्वेश्चन में फंस गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यस अभी है। मुरली इज एम्प्लॉयड इन मेगा लिमिटेड दिल्ली, ही इज पेड हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 9000। सैलरी का क्वेश्चन है, एचआरए से रिलेटेड। उसे 9000 पर मंथ का एचआरए मिला। सैलरी एचआरए की कैलकुलेशन के लिए 20,000 रुपये पर मंथ गिवन है। मतलब सैलरी कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एचआरए में। एचआरए में सैलरी का मीनिंग याद है, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स, बट ऑलरेडी गिवन है 20,000 पर मंथ। एचआरए है 9,000 पर मंथ, और मुरली दैट इज एम्प्लॉय ने रेंट पे किया है 10,000 रुपये पर मंथ। और कहां पर ये, दिल्ली में। आपको टैक्स फ्री एचआरए निकालना है। अब देखिए एचआरए एग्जाम्पशन की बेटा 3 लिमिट होती है। नंबर 1 हमारे पास होता है एक्चुअल अमाउंट, कितना अमाउंट मिला है एचआरए का। एचआरए मिला है 9,000 पर मंथ, सो 9,000 मल्टीप्लाई 12, तो एचआरए रिसीव्ड 1,08,000 रुपया। नंबर 2 हमारे पास होता है बेटा रेंट पेड। रेंट पेड कितना है 10,000 पर मंथ माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी कितनी हमारे पास है 10% ऑफ सैलरी। एक महीने की सैलरी है 20,000, तो पूरे साल के लिए होगी 2,40,000 रुपए। ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1,20,000 रुपया टोटल रेंट पे किया है, आउट ऑफ विच 24,000 आप माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 96,000। और बेटा थर्ड लिमिट हमारे पास क्या होती है याद है, थर्ड लिमिट हमारे पास होती है 40 और 50% ऑफ सैलरी। अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई 4 में से किसी एक मेट्रो में मकान किराए पर लिया है तो हमारे पास होगा 50%। यहां पर दिल्ली लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन में, वो दिल्ली में जॉब करता है, मकान की लोकेशन नहीं है, तो बड़ी सिंपल असम्पशन है, अगर दिल्ली में जॉब कर रहा है तो वो दिल्ली में ही मकान किराए पर लेगा। तो बेटा ये हमारे पास हो गया 50% ऑफ सैलरी, मतलब 2,40,000 का 50%, एंड इट कम्स आउट 1,20,000। विच एवरेज लोअर, हम यहां पर निकालना है विच एवरेज लोअर, हमारा टैक्स फ्री होता है। तो बेटा लोअर अगर हम यहां निकालते हैं तो लोअर होगा 96,000 रुपीज। एग्जामिनर ने टैक्सेबल एचआरए नहीं टैक्स फ्री पूछा है, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हाउ मच ऑफ द एचआरए इज टैक्स फ्री एचआरए। तो बेटा टैक्स फ्री है 96। अगर एग्जामिनर टैक्सेबल एचआरए पूछता तो ये हमारे पास होता 1,08,000 माइनस 96,000 इक्वल टू 12,000। सो एक चीज याद रखना, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, टैक्सेबल या टैक्स फ्री। बच्चे इसमें बड़ी मिस्टेक कर देते हैं समटाइम्स, ठीक है बेटा। सो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए है कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, यस अभी है। सतीश इज एम्प्लॉयड एज चीफ इंजीनियर इन गामा लिमिटेड चेन्नई with effect from 1st April 2015, a consolidated salary of 60,000। अगेन ये क्वेश्चन सैलरी का है पर मंथ। He is provided rent-free unfurnished accommodation owned by employer from 1st July 2015 onwards। Value of taxable perk। देखिए लास्ट क्वेश्चन एचआरए, उसके बाद सीधा आरएफए का क्वेश्चन। बेटा यहां पर रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है 1st जुलाई टू 31st मार्च, मतलब यहां पर अप्रैल में जून 3 महीने केवल 9 मंथ्स के लिए आपको रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। ओनली फॉर 9 मंथ्स आपको एचआरए का वैल्यूएशन करना होगा। 9 मंथ्स, अब 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है दैट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। जो हाउस है इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। बेटा ये एम्प्लॉयर ओन करता है, अगर हाउस एम्प्लॉयर ओन करता है तो वैल्यूएशन क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। ये पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, चेन्नई मतलब पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, 10 लाख तक, 25 लाख तक, फिर 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन। अगर 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है किसी सिटी की तो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन हमारे पास होता है 15% ऑफ सैलरी, और क्वेश्चन में चेन्नई लिखा है मेट्रो, ठीक है। तो 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है यहाँ पर। सो वैल्यूएशन हमारे पास कितना होगा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इज 15% ऑफ सैलरी, और सैलरी कितनी है यहाँ पर, सैलरी है बेटा 60,000 पर मंथ, तो 60,000 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, 9 एंड मल्टीप्लाई 15%,
ठीक है बेटा, ये हमारे पास होगा वैल्यूएशन। ठीक है, सो ये जब आप कैलकुलेट करते हैं ये आता है हमारा 81,000 रुपीज। 9 मंथ्स की कैलकुलेट करनी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, यस स्टिल हियर। अश्विन हैज स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस। बेटा सेट ऑफ के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने अर्लियर लेक्चर्स में भी आपके साथ डिस्कस किया था। अश्विन हैज स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ एसएससी ईयर्स 2010-11, 11-12 एंड 12-13। 3 साल के लॉस दिए गए हैं। He has income from same speculative business of assessment year 16-17 rupees 5,40,000। assessment year में क्वेश्चन डील कर रहा है, आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली आपको ये बताना है सेट ऑफ कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस 2010-11, 2011-12 एंड 2012-2013। बेटा स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये असेसमेंट ईयर 2011-12, 12-13, 13-14 एंड 14-15 तक बेटा जा सकता था। ये वाला हमारे पास 12-13, 13-14, 14-15 एंड 15-16 तक जा सकता था। और ये वाला लॉस आपका 13-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17 तक जा सकता है। तो ये जो लॉसेस हैं बेटा ये आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज हमें इनकम कैलकुलेट करनी है 16-17 असेसमेंट ईयर। ये प्रीवियस ईयर नहीं असेसमेंट ईयर लिखा है। ठीक है, तो आप पहले 2 लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते, केवल 3rd ईयर का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ लिमिट ऑफ 4 ईयर्स। सो हमारी टोटल करंट इनकम है 5,40,000 रुपया, और इस 5,40,000 में से आप सेट ऑफ कर पाएंगे केवल करंट ईयर का 12-13 का 60,000। तो हमारी टैक्सेबल इनकम होगी 4,80,000 रुपया। ठीक है जी, ओके बेटा। नेक्स्ट पार्टनरशिप फर्म के ऊपर है और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। डीपी एंड कंपनीज पार्टनरशिप फर्म। ये क्वेश्चन मैं क्लास में जब भी बच्चों के साथ डिस्कस करता हूं मैं हमेशा कहता हूं बेटा इंपॉर्टेंट है ये पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन। इसमें सेक्शन 40 क्लॉज बी और साथ में सेक्शन 44 एडी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बच्चे ये हमारा क्वेश्चन होता है मिनिमम 4 से 5 नंबर का। यहाँ पर 1 नंबर में करना है आपको, मतलब हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। इजी मीडियम हार्ड, तो ये हार्ड लेवल का है। हार्ड लेवल का है क्योंकि इसमें टाइम भी कंज्यूम होगा और कंसेप्ट्स भी आपके पास 2 से 3 लगेंगे। डीपी एंड कंपनी इज पार्टनरशिप फर्म DP and Company's partnership firm with 3 partners. The capital of each partner was 2 lakh rupees. एक पार्टनर की कैपिटल 2 लाख रुपए. The partnership deed authorized interest on capital at 15% and working partner salary to each partner 10,000 per month. मतलब तीनों वर्किंग पार्टनर है हमारे पास यहाँ पर for all the partners. The total salary amounted to 70 lakh rupees. The total sales अमाउंटेड टू 70 लाख रुपया। ठीक है, और पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉलोइंग सेक्शन 44 एडी। अब सेक्शन 44 एडी एंड सेक्शन 40 क्लॉज बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास ये। यहां पर सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44 एडी, और बेटा ये कितने परसेंट हमारे पास होता है? दिस इज 8% ऑफ सेल्स। तो 70 लाख का 8% ही हमारे पास आता है 5,60,000, और माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट टू ऑल पार्टनर्स, चाहे वर्किंग या नॉन वर्किंग, मगर मैक्सिमम कितना होता है? 12%। क्वेश्चन में पार्टनरशिप हम 15% दे रही है, मगर हम कैलकुलेशन के लिए मैक्सिमम 12% माइनस कर सकते हैं। एक पार्टनर की कैपिटल है 2 लाख, तो 3 पार्टनर की कैपिटल हुई 6 लाख। 6 लाख पर 12% आप बेटा कैलकुलेट करके माइनस कर सकते हैं 72,000, और ये हमारे पास हो जाती है 4,88,000, और दिस इज कॉल्ड बुक प्रॉफिट।
ठीक है, ये होता है बुक प्रॉफिट। अब इस बुक प्रॉफिट में से हमें माइनस करनी है सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स, rather working partners. In this question all three partners are working partner. जब तीनों working partner हैं तो सैलरी क्या होती है? सैलरी होती है एक्चुअल सैलरी और बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट विच एवर इज लोअर। अब यहां पर अगर हम सैलरी निकालते हैं बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट, सो सैलरी बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट, सैलरी बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट कितनी होगी? 4,88,000 रुपीज का हमारा बुक प्रॉफिट है। पहले 3 लाख रुपए पर होता है 90%, मतलब 2,70,000 रुपया, और बैलेंस अमाउंट 1,88,000 पर बेटा हमारे पास होगा 60%। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो 1,88,000 पर हमारे पास होगा बेटा 60%, इट कम्स आउट 1,12,800, 1,12,800 प्लस 2,70,000, ये हमारे पास आता है 3,82,000 रुपीज 800। ठीक है, ये है बेटा हमारी सैलरी बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट। और एक्चुअल सैलरी कितनी दी गई है? ध्यान से देखिए, एक पार्टनर को एक महीने की 10,000 की सैलरी दी गई है, तो एक्चुअल सैलरी कितनी है? एक्चुअल सैलरी 10,000 मल्टीप्लाई 12 एक पार्टनर की, मल्टीप्लाई 3 पार्टनर की, सो इट कम्स आउट बेटा 3,60,000। सो सेक्शन 40 क्लॉज बी के अकॉर्डिंगली आप पार्टनर टू सैलरी बुक प्रॉफिट में माइनस कर सकते हैं। एक्चुअल सैलरी टू वर्किंग पार्टनर ये आ रही है 3,60,000 एंड बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट ये आ रही है 3,82,800 विच एवरेज लोअर। तो बेटा हमें यहां से माइनस करना होगा 3,60,000 रुपीज, और अगर 360 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 1,28,000 रुपीज। ये हमारे पास है पीजीबीपी एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर से ज्यादा की इसकी वर्थ है। एनी हाउ, सो बेटा ये 10 क्वेश्चंस हमारे पास थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस लेकर, बहुत जल्दी आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। सो नए वीडियो के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल, और इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, अगर आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।